Hello friends, welcome to the Sarokar classes. I am Aditya Pratap Singh. I am here with the new controversy related to Lokayukta of Kerala, means Kerala Lokayukta Act. केरला लोकायुक्ता एक्ट से अभी रिलेटेड फ्रेंड एक नई कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि आज के एडिटोरियल में भी थी। तो हम लोग इसको अलग से डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि इसमें आपका एक चैप्टर भी कंप्लीट होगा, लोकपाल एंड लोकायुक्ता, जो कि आपको पॉलिटी में और भी डिटेल मैनर में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा देखते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों ये इफेक्ट में आई, कैसे ये कंट्रोवर्सी राइज हुई। ठीक है, तो फ्रेंड इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो लोकपाल होते हैं और जो लोकायुक्ता होते हैं, ये होते कौन है। ठीक है, तो ये दोनों एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, मींस इनका कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखी नहीं है, लेकिन ये पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई हैं। तो पार्लियामेंट जब कोई एक्ट लाके, ठीक है, जब पार्लियामेंट किसी एक्ट के थ्रू कोई जब बॉडी बनाता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो या कोई लॉ बनाता है, तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई लॉ ले आया, ठीक है, पार्लियामेंट मान लीजिए कोई लॉ ले आया, तो उसको स्टैट्यूटरी लॉ बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बॉडी बनाई पार्लियामेंट ने, इसको हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था। तो जब हमारा कंट्री जब जो है इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद से बहुत सारे मीन्स ऐसे कंडीशन आने लगे, जैसे जब पहले तो जब अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब पॉलिटिशियंस थोड़ा करप्ट होने लगे तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इशू हुई, बहुत सारी ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आने लगे कि कुछ बॉडी की ज़रूरत है जिससे जो पॉलिटिशियन वगैरह करप्शन करते हैं या जो पब्लिक का ग्रीवांस है रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या किसी से रिलेटेड जो पब्लिक की शिकायत है उसका निवारण कर सके। तो इसी के चलते इसका लोकपाल एंड लोकायुक्ता का एक तरीके से बोल सकते हैं उदय हुआ। ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्ता का उदय हुआ, मीन्स ये दोनों एग्जिस्टेंस में आए। तो कई बार पार्लियामेंट ने ट्राई किया, लेकिन ये दोनों लॉ के थ्रू नहीं आ पाए। ठीक है, क्योंकि कई बार पार्लियामेंट खुद लोकसभा डिसॉल्व हो गया, ठीक है, खुद लोकसभा डिसॉल्व हो गया, कई बार खुद ही जो वहाँ के मतलब रीसेंट जो थे पॉलिटिशियंस वो खुद नहीं चाह रहे थे कि ये आए। फिर अन्ना हजारे जी, आप लोगों को याद होंगे, अन्ना हजारे जी ने फिर कुछ जो है प्रोटेस्ट वगैरह किया अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलके। आप बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला था, उसमें अन्ना हजारे जी ने खाना वाना भी नहीं खाया था कुछ दिनों तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो एक बड़ा ही बहुत दिनों तक स्ट्रगल चला, तब फिर ये लोकपाल एंड लोकायुक्ता एग्जिस्टेंस में आया। तो इम्पॉर्टेंट होगा फ्रेंड, तभी ये एग्जिस्टेंस में आया। तो इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि केरला गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, गवर्नर के थ्रू एक ऑर्डिनेंस लाया गया है इसमें। ठीक है, इसमें गवर्नर के थ्रू एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि केरला का जो लोकायुक्ता एक्ट था, ठीक, केरला का जो लोकायुक्ता एक्ट था, इसमें क्या किया गया है, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो केरला का जो लोकायुक्ता एक्ट था, इसमें क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए गए हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल मैनर में कि क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके से अमेंडमेंट किया गया है फ्रेंड कि जो केरला का लोकायुक्ता एक्ट था, ठीक है, केरला लोकायुक्ता एक्ट, ये क्या करता था, इसमें जो लोकायुक्ता थे इनके पास सबसे पहले आप एक चीज़ ये समझिए कि जो लोकपाल होते हैं, ठीक है, जो लोकपाल होते हैं फ्रेंड, वो यूनियन लेवल पे करप्शन चेक करते हैं। ठीक, यूनियन लेवल पे होते हैं, और सेम काम करने के लिए लोकायुक्ता स्टेट लेवल पे होते हैं, ये स्टेट लेवल पे होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि जो लोकपाल होते हैं वो यूनियन लेवल पे होते हैं, जो लोकायुक्ता होते हैं वो लोग स्टेट लेवल पे होते हैं। तो अब इनका काम क्या होता है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हों या किसी मिनिस्टर की हों या किसी पब्लिक ऑफिशियल की हों, तो उनको चेक करते हैं ये लोग। तो इसमें अभी तक क्या था, मीन्स इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो लोकायुक्ता है, ठीक है, ये स्टेट के सभी ऑफिशियल्स को या चीफ मिनिस्टर को या फिर मिनिस्टर को चेक करेगा कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या नहीं। अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे तो केरला के लोकायुक्ता एक्ट में क्या लिखा था कि ये फाइंड करेगा। ठीक है, ये फाइंड करेंगे कि भाई साहब आप करप्ट हो या नहीं हो। फिर अगर कुछ करप्शन मिला, ठीक,
तो फिर ये क्या करेंगे, एक रिकमेंडेशन जारी करेंगे जिसके तहत जो वो मिनिस्टर होगा, वो पब्लिक सर्वेंट होगा, उसको रिज़ाइन देना पड़ेगा। तो यही बात की जा रही है कि ये पावर जो है लोकायुक्ता को नहीं है, कि वो केवल इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है। तो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी को रिज़ाइन करना पड़ जाए, यही बात बोली गई है। तो यही बात यहाँ पे भी बोली गई है फ्रेंड, कि जो लोकायुक्ता एक्ट था केरला का, उसमें अमेंडमेंट किया गया है ऑर्डिनेंस लाकर। क्यों ऑर्डिनेंस लाकर? ताकि अभी मतलब असेंबली में लॉ नहीं पास हुआ है, ऑर्डिनेंस ले आया है इन लोगों ने। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ऑर्डिनेंस क्या होता है, क्यों लाया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि इसको इसलिए लाया गया है क्योंकि जो केरला का लोकायुक्ता एक्ट था, वो लोकायुक्त को बहुत सारी पावर्स दे देता था, जिसके चलते वो क्या करते थे कि पहले तो फाइंड करते थे कि करप्ट है कि नहीं, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, ये तो उनका वर्क है। लेकिन फिर वो उस मतलब रिलेटेड ऑफिशियल को यहाँ तक की कह देते थे कि आप अब रिज़ाइन कर दो। तो ये उनका अथॉरिटी नहीं है, ये उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए हम लोग इसको हटा रहे हैं ऑर्डिनेंस लाकर, ऐसा केरला के गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, कि ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो जो फ्रेंड जो पहला एआरसी आया था, ठीक है, 1966 में, जिसको हेड किया था मोरारजी देसाई साहब ने। ठीक है, मोरारजी देसाई साहब ने जिसको हेड किया था, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, वो उसने भी रिकमेंड किया था, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो इनको फाइंड करे कि करप्ट प्रैक्टिसेस हैं कौन कौन सी, फिर इनका निवारण करे। ठीक है, ये मोरारजी देसाई साहब ने अपने कमिटी मतलब पहले एआरसी में कहा था। और इन्होंने कहा था कि मतलब ऐसा कुछ किया जाए ताकि जो पब्लिक का ग्रीवांस है, ठीक है, पब्लिक का जो मतलब आप बोल सकते हो जो शिकायत है, जिससे रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड, या फिर किसी मिनिस्टर से रिलेटेड, तो इसके लिए कोई बॉडी होनी चाहिए। इसी के बाद पहला लोकपाल और लोकायुक्ता बिल जो हुआ वो पास हुआ। ठीक है, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, एक्ट नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि 1968 में लोकसभा डिसॉल्व हो गई। ठीक, 1968 में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, इसलिए पहला बिल एक्ट नहीं बन पाया जो पास हुआ। फिर क्या हुआ फ्रेंड, फिर 45 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। बहुत सारे कमीशंस बने, बहुत सारी कमिटीज़ बनी, उन्होंने रिकमेंड किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर अन्ना हजारे जी ने अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलके एक प्रोटेस्ट किया, ठीक है, और प्रेशर बनाया, तब जाकर एक बिल फिर से पास हुआ। और फिर लोकायुक्ता और लोकपाल 2013 में एग्जिस्टेंस में आए। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013। इसके तहत ये लोग एग्जिस्टेंस में आए। तो ये लोग एग्जिस्टेंस में तो आ गए, लेकिन अब इनका काम क्या है ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो ये लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोकपाल यूनियन लेवल पे करप्शन चेक कर रहा है, लोकायुक्ता स्टेट लेवल पे चेक कर रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ इतनी सी आ रही है कि इन दोनों को अगर देखा जाए तो इसमें अच्छे अच्छे कमिटी, 8 मेंबर्स की कमिटी होती है। ठीक, इसमें से 4 मेंबर जो होते हैं वो जुडिशियल बैकग्राउंड के होते हैं। मीन्स चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, या चीफ जस्टिस रहे हों, या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, या इनकम्बेंट चीफ जस्टिस रहे हों। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे अच्छे जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, जुडिशरी से रिलेटेड लोग होते हैं, जिनको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, उनके सामने ऐसे तमाम केसेस आ चुके होते हैं, ताकि वो अच्छे से पता कर पाएँ कि ये लोग करप्ट हैं या नहीं हैं। तो फिर दिक्कत क्या है भाई साहब, अगर मान लो आप करप्ट साबित हो गए इतने अच्छे लोगों के उसमें स्क्रूटनाइज में, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर आपको वो लोग अगर दे भी दे रहे हैं कि आप रिज़ाइन कर दो, तो फिर उनको तो रिज़ाइन करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट इस पर क्यों चिल्ला रही है? गवर्नमेंट में अभी दिक्कत क्या हुई थी, एक केरला गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर थे, जो कि लोकायुक्ता द्वारा उनको करप्ट पाया गया। मीन्स उनको कुछ ऐसा पाया गया कि जिससे लोकायुक्ता ने उनको डायरेक्शन दे दिया कि भाई साहब आप रिज़ाइन करो, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा। तो इसी के चलते इन लोगों ने ऑर्डिनेंस लाया है केरला गवर्नमेंट ने। तो इसमें बात यही बोली गई है कि मान लीजिए कि जब इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं इसमें, इतने अच्छे अच्छे मीन्स 8 होते हैं टोटल, 4 जुडिशरी से रिलेटेड होते हैं, उनका जुडिशियल बैकग्राउंड होता है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि इनके पास जब केवल इन्वेस्टिगेट करने का मतलब पावर है, केवल ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जैसे चाहे वो जो भी हो,
अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ ये लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो ग्रुप A B C D किसी भी ग्रुप का ऑफिसर हो, ठीक है, उसके खिलाफ ये लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी ये लोग लोकपाल और लोकायुक्ता, जैसे हम लोग को मैंने आपको बताया कि रिस्पेक्टिव, जैसे लोकपाल सेंटर में होंगे, लोकायुक्ता स्टेट में होगा, ये लोग चेक करेंगे कि कौन करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, कौन नहीं इन्वॉल्व है। फिर जो ये लोग मीन्स लोकपाल एंड लोकायुक्ता जो कुछ फाइंड करेंगे, उस फाइंडिंग के तहत, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई करप्शन में इन्वॉल्व पाया गया तो उसका केस ये लोग एक स्पेशल कोर्ट में, ठीक है, एक स्पेशल कोर्ट में उसका केस फाइल करेंगे। वो कोर्ट देखेगा कि भाई साहब इसके खिलाफ एक्शन क्या लेना है, ऐसा लिखा है, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं। ये होना चाहिए एक प्रॉपर वे कि अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी, अगर मान लीजिए पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कोई केस और पुलिस को ही अथॉरिटी दे दिया जाए कि भाई साहब आप ही इसका फैसला भी सुना दो, तो मान लीजिए वो जिससे इनकी दुश्मनी होगी उन्हीं को ये लोग इन्वेस्टिगेट करके शूट कर देंगे, भाई साहब मैंने इनकाउंटर कर दिया, मैंने इनको गलत पाया। तो इसीलिए हमारे कंट्री में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना था, लेजिस्लेटिव का जो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव का जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और जुडिशरी का जो दोनों को चेक करेगा। तो इसीलिए प्रॉपर वे हमको जुडिशरी से चेक करवाना चाहिए कि हाँ वो सच में इन्वॉल्व है या नहीं। हालांकि भले ही जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स भी होते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं, जज या फिर चीफ जस्टिस होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अब लोकपाल को अगर आप इतना लेकिन लोकपाल को इतना पावर दे दें आप, अगर कि प्रेसिडेंट से वो बोल दे कि भाई साहब इसको आप और मतलब डायरेक्शन दो कि ये रिज़ाइन करे, तो ये चीज़ सही नहीं है। उसको पहले आप फाइंडिंग जो आपने उस पार्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ जो आपने फाइंड किया है, जो इन्वेस्टिगेट किया है, उसके खिलाफ आप स्पेशल कोर्ट में एक केस लिखवाइए। उस केस के आधार पर फिर उसको आगे का क्या डिसीजन होगा ये जुडिशरी द्वारा तय किया जाएगा। तो ऐसा था। तो अब हम लोग अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो केरला का जो लोकायुक्ता एक्ट था उसके सेक्शन 14 में, जिसको अमेंड किया गया है, इसमें लिखा है, क्या लिखा है फ्रेंड, कि अगर मान लीजिए कि लोकायुक्ता किसी भी पब्लिक सर्वेंट के कंप्लेन से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये पॉलिटिकल मास्टर या ये पॉलिटिकल व्यक्ति करप्शन में इन्वॉल्व है, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्शन इशू करेंगे उस पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल आदमी के खिलाफ जो करप्शन में इन्वॉल्व था, कि आप अब अपनी पोस्ट छोड़ो, आप अब इस पोस्ट पे नहीं रह सकते। तो हम लोग केवल इन्वेस्टिगेशन का ही अथॉरिटी नहीं लोकपाल को दे रखे हैं, बल्कि फैसला सुनाने का भी अथॉरिटी दे रखे हैं, केरला गवर्नमेंट ने कहा। तो केरला गवर्नमेंट कह रही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए हमने इसमें अमेंडमेंट करा है, क्योंकि ये जो है गवर्नर को एक, मतलब आप बोल सकते हो गवर्नर को नहीं, मीन्स किसी को अल्टीमेट पावर दे देती है कि आप किसी को भी पोस्ट से हटा सकते हो या फिर उसको फालतू केस में फंसाकर आप कुछ भी गलत काम कर सकते हो। तो इसलिए इसलिए क्या दिक्कत है, इसलिए लोकपाल या लोकायुक्ता को, ठीक है, लोकपाल या फिर लोकायुक्ता को एक ऐसी पावर नहीं दी जा सकती, एक ऐसी पावर नहीं दी जा सकती जिसके तहत वो क्या करें कि किसी को मीन्स अपना ही खुद ही इन्वेस्टिगेट करें उसके खिलाफ और खुद ही उसको सज़ा सुना दें कि भाई साहब आप अब इस पोस्ट पे आगे नहीं रह सकते हो, अब आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि मान लीजिए आप कि अगर ये भले ही चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा हेड किया जाता है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है इसमें कि कोर्ट का काम आप किसी एक दूसरे बॉडी को नहीं दे सकते, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्धारित किया था कि किसका किसका क्या क्या काम है। लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, एंड जुडिशरी का काम अलग है। अब आपने एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई, मीन्स बाई ऑर्डर आपने बना दिया एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो अब उस एग्जीक्यूटिव बॉडी को अगर आप जुडिशरी का काम दे दोगे तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, ये तो गलत है ना, इसलिए हम अमेंडमेंट ला रहे हैं, केरला गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। तो अब आप बात सुनिए कि दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा भले ही इन्वेस्टिगेट किया जा रहा हो, लेकिन कोर्ट का काम कोर्ट को ही करना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट द्वारा बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये बात सही है, सारी बात सही है भाई साहब की, आप ऐसा कर रहे हो। तो दो प्रॉब्लम है इसमें, एक तो यही प्रॉब्लम है कि जो आप कोर्ट का काम लोकायुक्ता को दे दे रहे हो ये गलत है। वो इन्वेस्टिगेट करे, फिर एक स्पेशल कोर्ट में उसका केस फाइल करे, उस केस पे प्रॉपर जो है जुडिशरी का प्रोसेस चले, जुडिशियल प्रोसेस चले, उसके बाद उस आदमी को सज़ा सुनाई जाए। प्रॉपर वे तो ये है, लेकिन जो डायरेक्ट पावर आप एक ही व्यक्ति को दे दे रहे हो ऐसा करना गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी क्या प्रॉब्लम है,
दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ क्या आ रही है, दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं फ्रेंड स्टेट के, किसी भी स्टेट के, तो वो गवर्नर के प्लेजर पे अपना ऑफिस जो है वो होल्ड करते हैं। ठीक है, वो गवर्नर के प्लेजर पे अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। लेकिन अब ये क्या दिक्कत आ रही है कि जैसे लोकायुक्ता ने कोई केस सी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेट किया, अब पाया कि चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, तो ये गवर्नर को एक डायरेक्शन इशू करेगा कि आप जो है चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दो इसके पोस्ट से, क्योंकि ये आपके प्लेजर पे ही अपनी ऑफिस होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बत कहा गया है कि सरकारिया कमीशन जो आया था, इसमें भी कहा गया था कि गवर्नर के पास केवल दो ही जगहों पे, गवर्नर केवल दो ही सिचुएशन में चीफ मिनिस्टर को उसके ऑफिस से हटा सकता है। एक पहली सिचुएशन क्या बताई गई थी कि पहली सिचुएशन कही गई थी कि अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी मेजॉरिटी लूज कर देता है। ठीक है, मीन्स जितना सरकार बनाने के लिए एमएलएज चाहिए, अगर उसके पास उतने एमएलएज नहीं हैं तो फिर उसको डिसमिस किया जा सकता है। और दूसरा कब डिसमिस किया जा सकता है, जब हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जिसको हम लोग आरपीए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 1951 का। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का सेक्शन 8 कहता है फ्रेंड कि अगर, ठीक है, अगर ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, या अगर कोई पॉलिटिकल आदमी, ठीक है, जो कोई पॉलिटिकल मेंबर क्या कहेगा, या कोई एमपी हो या एमएलए हो, अगर उसको दो या दो से ज़्यादा ईयर के लिए अगर सज़ा सुनाई जा सकती है, मीन्स अगर मान लीजिए आप कोई पॉलिटिकल रिलेटेड हो, आप कोई एमपी हो या एमएलए हो, आप जेल में हो, ठीक है, लेकिन जेल में हो, आपके खिलाफ अभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मीन्स अभी आप अंडर ट्रायल हो, तब नहीं, जब आपको सज़ा सुनाई जाए कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा सालों के लिए जेल भेजा जा रहा है, उसके बाद आप अगले 6 सालों तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एक ऐसा प्रोविज़न है। ठीक है, तो फिर वो गवर्नर के पास पावर होता है कि वो चीफ मिनिस्टर को हटा सकता है। भाई साहब, आपके खिलाफ 2 या 2 से ज़्यादा सालों के लिए आपको जेल में भेजा गया है, आपको सज़ा सुनाई गई है, इसलिए आप अगले 6 सालों तक ये ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ये एक प्रोविज़न है। तो फिर अगर जब 2 ही प्रोविज़न में गवर्नर हटा सकता है, तो फिर उसने हटाया कैसे चीफ मिनिस्टर को? लोकायुक्ता के कहने पे वो हटा कैसे सकता है? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यही 2 बातें बोली गई है इसमें। कौन-सी 2 बातें बोली गई है? पहली बोली गई है कि जो ज्यूडिशरी का मैटर है, वो ज्यूडिशरी को सौंपा जाए, ना कि लोकायुक्ता को सौंपा जाए। लोकायुक्ता इन्वेस्टिगेशन करके स्पेशल कोर्ट में केस फाइल करे, उसके बाद वो स्पेशल कोर्ट उस आदमी के खिलाफ अपनी प्रोसीडिंग्स चलाए। दूसरा, जब लोकायुक्ता अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेता है, तो ये एक डायरेक्शन इशू करता है गवर्नर को, और कहता है कि आप जो है इस पार्टिकुलर आदमी को, या फिर इस पार्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट को, या फिर इस पर्टिकुलर मिनिस्टर को आप हटाओ, क्योंकि यह आप ही के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड कर रहा है। तो सरकारिया कमीशन में कहा गया था कि गवर्नर केवल चीफ मिनिस्टर को 2 ही सिचुएशंस में हटा सकता है। एक तो जब उसके पास मेजॉरिटी ना रहे, अपनी मेजॉरिटी लूज कर दे, और दूसरा कब हटा सकता है, जब वो जो मीन्स पर्टिकुलर जो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर होगा, वो क्या करेगा, जब उसको 2 से अधिक सालों के लिए, 2 या 2 से अधिक सालों के लिए सजा दी जाएगी, तो अगले 6 सालों तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ऐसा हमारे यहाँ बोला गया है। ठीक है, अब ये किस एक्ट में बोला गया है, मैंने अभी आपको बताया, ये आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताइए कि किस एक्ट में ऐसा। तो इस तरीके से बात की जाती है कि जब 2 ही प्रोविजंस हैं चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए, या फिर जब आप ऐसा बोल सकते हो कि जब लोकायुक्ता के पास ये पावर ही नहीं है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बना था उस तरीके से, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए सेक्शन 14 जो है केरला लोकायुक्ता एक्ट का, जो 1999 में आया था, केरला लोकायुक्ता एक्ट, ठीक है, लोकायुक्ता एक्ट 1999 में आया था, इसके सेक्शन 14 को अब हम लोग क्या है, मीन्स अब हम लोग ये एक्शन लेके इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ने ऑर्डिनेंस लाया है। ठीक है, सारी बातें सही हैं फ्रेंड्स, सब कुछ सही है, केरला गवर्नमेंट बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन एक लूप होल ये है कि अगर आप सही हो तो फिर आप लॉ लेके आओ ना, आप एक एक्ट बनाओ ना, आप अमेंडमेंट करो ना। लेकिन अगर आप, जैसे फ्रेंड क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस का पावर होता है और गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस का पावर होता है। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर होता है, और गवर्नर के पास क्या होता है, 213 आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर होता है। तो ऑर्डिनेंस ये लोग कब इशू करते हैं, जब जो है असेंबली हमारी
मीन्स फंक्शन में ना हो, असेंबली हमारी सेशन में ना हो और कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर आ जाए। जैसा हमारे जो तीनों फार्म लॉज आए थे वो भी ऑर्डिनेंस के तहत ही लाए थे, बाद में उनको राज्यसभा में मंजूरी दे दी गई थी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जैसे जब अगर कोई भी चीज़ आप ऑर्डिनेंस के थ्रू लाते हो तो वो पब्लिक इंपॉर्टेंस की होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा जो कि बहुत ही ज़रूरी हो। लेकिन जब आपके पास टाइम है, आपके पास सब कुछ है, तो फिर आप प्रॉपर जो है लॉ पास करके लाओ ना, आप अमेंडमेंट के थ्रू लाओ ना। इन लोग क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि अमेंडमेंट प्रोसेस जो होता है आर्टिकल 368 का, आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट के बारे में बात किया जाता है, ये बहुत ही टफ प्रोसेस होता है। इसमें 2 मेजॉरिटीज़ काम करती हैं फ्रेंड, ठीक है? 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, प्लस आपके पास जो टोटल हाउस का स्ट्रेंथ है उसका 0.5% लोग आपके सपोर्ट में होना चाहिए, तब कोई अमेंडमेंट पास होगा। तो इसलिए ये लोग अमेंडमेंट नहीं ला रहे हैं, सीधा ऑर्डिनेंस एक आसान तरीका है, लेकिन ये भी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हो, जैसा कि लोकपाल और लोकायुक्ता का एक्ट बता रहे हो आप, तो आप भी तो खुद भी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ कर रहे हो, क्योंकि ऑर्डिनेंस ऐसे मीन्स नॉर्मल सिचुएशन में नहीं लाया जा सकता। वो कोई स्पेशल सिचुएशन होना चाहिए, उस समय ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। लेकिन आप लोग केवल अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रहे हो, ऑर्डिनेंस ला रहे हो। अगर आपको लॉ लाना ही है, आपको इसमें अमेंडमेंट करना ही है, तो प्रॉपर प्रोसीजर आपको भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप तभी दूसरे में गलती निकाल सकते हो जब आप खुद सही हो। तो यही सारी बातें इसमें थी फ्रेंड। तो केरला गवर्नमेंट बोल रही है कि अब इस पे एक्शन लेने की बारी है, इसलिए हम लोग इसमें ऑर्डिनेंस लाकर अमेंडमेंट कर रहे हैं और इसमें जो सेक्शन 14 है उसको हटा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको सारा मैटर क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आपने सरोकार क्लासेस को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।